ओवरऑल आपकी कॉस्ट कितनी आती है, ये बड़ी मैटर कर रही होती है। ठीक है जी। उसके अलावा जो हम लोग कॉस्ट मनी की बात करते हैं, और उसके नेक्स्ट आता है जी हमारा सप्लाई ऑफ मटेरियल। ठीक है, सप्लाई ऑफ मटेरियल में होगा कि मटेरियल की सप्लाई की सिचुएशन क्या है। ठीक है, मटेरियल की सप्लाई की सिचुएशन यानी कि जो प्रोडक्ट हम खरीदना चाह रहे हैं उसकी सप्लाई जो है वो हमें कैसे अवेलेबल है। नंबर वन, डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन हमारे अंदर इन्वॉल्व हो जाती है कि हमारे पास प्रोडक्ट आ सकती है नहीं आ सकती, फिर जहाँ से आनी है प्रोडक्ट क्या वहाँ से इजीली हमारे पास पहुँच सकती है, सेफली प्रोडक्ट हमारे पास पहुँच सकती है। चौथे नंबर पर फिर आएगी पाँचवें नंबर पे आएगी हमारी टेक्नोलॉजी, कि कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी हम लोग फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। ऑर्थोडॉक्स टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करना, अप टू डेट टेक्नोलॉजी उसी को इस्तेमाल करना है। तो फिर जो प्रोडक्ट हमने खरीदनी होती है उसकी टेक्नोलॉजी देखनी होती है। फिर देखेंगे जो प्रोडक्ट हम खरीदने जा रहे हैं उस इलाके में, उस मुल्क में कौन सा कल्चर चल रहा है। ठीक है, हम लोगों ने जब भी डिसीजन लेने होते हैं, जब भी बिजनेस करना होता है और बिजनेस से रिलेटेड कोई हमने अपने बिजनेस के लिए कोई प्रोडक्ट बनानी होती है अपनी टारगेट मार्केट के लिए, तो जब हम लोग कंज्यूमर ड्रिवन कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं तो कस्टमर ही को हम लोगों ने प्रोडक्ट सेल करनी होती है। जो कस्टमर ही को हम लोगों ने अपनी सर्विस जो है वो ऑफर करनी होती है। हमारी प्रोडक्ट या हमारी सर्विस जो हम अपने कस्टमर को ऑफर करेंगे, हमने ये भी तो देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी प्रोडक्ट या सर्विस या उस प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल होने वाली कोई एक इंग्रेडिएंट, कोई एक टूल जो है वो कल्चर के अगेंस्ट हो, कोई ऐसा हमारा स्लोगन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो उस कल्चर के अगेंस्ट हो। हमने उस कल्चर से बगावत नहीं करनी, उसी कल्चर में रह के उसी कल्चर को सपोर्ट करना है, ताकि उस कल्चर के जो लोग होंगे वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आए। फिर आ जाएगा पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो मुल्क की कैसी है। पॉलिटिकल सिचुएशन से मुराद ये है कि क्या वो स्टेबिलिटी है या नहीं। और नंबर टू, कि जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो आपको फेवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाज़ वक़्त कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं जो कुछ खास किस्म के बिजनेसेस जो है उसको सपोर्ट करती हैं और ख़ास किस्म के बिजनेसेस को सपोर्ट नहीं करती। तो इस हवाले से पॉलिटिकल डिसीजंस जो है वो बहुत मैटर कर रहे होते हैं। फिर कंपटीशन, कंपटीशन में हम लोगों ने एक खास चीज़ देखते रहना होता है बच्चों, और वो ये है कि हम लोगों ने अपने कंपैटिटर को देखना है। हमेशा अपने कंपैटिटर को देखते रहें कि वो क्या प्रोडक्ट बना रहा है, वो किस किस्म के डिसीजंस ले रहा है, किस किस्म के डिसीजंस ले रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है, कौन से सप्लायर से उसने बात कर रखी है, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल कर रहा है, कौन कौन से टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है कि कंज्यूमर्स को वो कन्विंस कर ले। और हम लोगों ने उसको रीड करते रहना है। वो इसलिए कि कंज्यूमर अगर हमसे एक दो स्टेप्स आगे हो जाएगा तो फिर ये होगा कि कंज्यूमर हमसे बाजी ले जाएगा। और हमने यही कोशिश करनी है कि किसी तरीके से कंज्यूमर जो है वो हमसे बाजी ले ना सके, और हम कंज्यूमर को रीड करते रहें, ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर की प्रोडक्ट के मुकाबले में अच्छी साबित हो सके। फिर ये तो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के जो फैक्टर्स थे हम लोग बाहर वाले पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले फैक्टर्स। अंदर वाले जो फोर्स फैक्टर्स होंगे वो कौन से हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव से मुराद कि कंपनी कौन सी क्वालिटी देना चाहती है, कंपनी क्या सर्विसेज देना चाहती है, कंपनी कैसे प्रोडक्ट्स बनाना चाहती है, कंपनी उन प्रोडक्ट्स को कैसे कैसे बनाना चाहती है, कंपनी क्या छोटी लेवल की कंपनी रहना चाहती है या ऑब्जेक्टिव्स में वो नेशनल लेवल की या इंटरनेशनल लेवल की या ग्लोबल लेवल की या बिल्कुल लोकल लेवल की कंपनी बनना चाहती है। सबसे पहले तो ये होगा कि कंपनी के अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सबसे पहले हमारे सामने आने चाहिए जब हम कोई चीज़ परचेज करने जा रहे हैं। फिर नंबर टू, कंपनी की पॉलिसीज क्या है। फिर नंबर थ्री, कंपनी के प्रोसीजर्स क्या है किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए। कंपनी की परचेज करने के हवाले से पॉलिसीज क्या है। कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है कि क्या हम लोगों ने परचेजेस जो है उसमें हमें बहुत ज़्यादा परमिशंस होंगी या नहीं होंगी। और आखिर में आएगा सिस्टम का, ऑर्गेनाइजेशन का, कैसा ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है। क्या ये सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर न्यू परचेजेस को या नई प्रोडक्ट्स होंगी उनको ये इनकरेज करेगा या उसको इनकरेज नहीं करेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही से उभरेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इसका हमें आंसर मिलना चाहिए कि क्या ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि, कि वो अपने आप को एडवांस करें और नई नई प्रोडक्ट्स खरीदे और अपने कंज्यूमर्स जो है उसको अच्छी प्रोडक्ट दे। अच्छी प्रोडक्ट देने से मुराद वो अच्छी प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसको प्रोसेस करके अच्छी प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को दे सकेगा। इसके अंदर आ जाते हैं इंटरनल मोटिव्स, इंडिविजुअल मोटिव्स। इंडिविजुअल जो फैक्टर्स आते हैं बेटा वो आते हैं हमारे बच्चों, हर एक इंसान जो होगा जो डिसीजन मेकिंग करने वाला होगा उस बंदे की अपनी जो
उसकी अपनी जो पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स हैं वो बहुत मैटर कर रहे होते हैं। सबसे पहले आता है मोटिव क्या है, आपका मोटिव क्या है, कोई भी चीज़ आपने परचेज करनी है, परचेज करने से आपका मोटिव क्या है, पैसे बचाने हैं, कम पैसे लगाने हैं, नंबर वन, अच्छी सर्विस देनी है, नंबर टू, अच्छी प्रोडक्ट बनानी है, नंबर थ्री, लॉन्ग लास्टिंग जो है वो अपने बिजनेस को स्टे करना है, नंबर फोर। पांचवा मोटिव, नहीं भाई हम लोग उसे फंसे हुए 6 महीने के लिए बिजनेस करेंगे उसके बाद हम खत्म कर देंगे। जब हमने सिर्फ 6 महीने के लिए बिजनेस करना है तो हमारा मोटिव कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। कभी भी हमारा बिजनेस मोटिव जो है वो लॉन्ग, वो कंपनी को बहुत बड़े पैमाने पे लॉन्च करने का नहीं होगा। हम जब बहुत बड़े पैमाने पे कंपनी को लॉन्च करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारा मोटिव है कि हम लोग लंबे अरसे तक यहाँ पे रहना चाहते हैं। ठीक होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले तो हमारा मोटिव आएगा, और मोटिव किस बंदेगा, वो बंदा जो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग कर रहा है। तो जो डिसीजन मेकिंग कर रहा है उसका अपना मोटिव क्या है परचेज के पीछे। फिर परसेप्शन, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के मुख्तलिफ सोल्यूशन हमारे सामने आएंगे और हर एक चीज़ को हम लोग अलग अलग तरीके से परसीव करेंगे। तो हमारी परसेप्शंस क्या होंगी, जब हम लोग कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं तो उस सोल्यूशन से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म की परसेप्शंस हमारे माइंड में पनप रही होती हैं। तो हमारी परसेप्शन क्या होगी अबाउट द प्रोडक्ट और अबाउट द सोल्यूशन ऑफ दैट, अबाउट द प्रॉब्लम सॉरी, और अबाउट द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रोडक्ट। फिर हमारी प्रेफरेंसेस क्या होती हैं, क्या हमारी प्रेफरेंसेस वही ऑर्थोडॉक्स पुराने ज़माने के ख्यालात होंगे, या पुराने ज़माने की तरीक़ेकार होगा, या हमारी प्रेफरेंसेस है कि हम लोग नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स का, अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकें। फिर एज बहुत मैटर कर रही होती है, अगर डिसीजन मेकर जो है वो यंग है, ठीक है, तो उनका डिसीजन और होगा, अगर मिडिल एज में है तो और होगा, और अगर थोड़ा सा ओल्ड एज में है, जैसे हम रिटायरमेंट के करीब आ जाते हैं, तो फिर उनका डिसीजन और होगा। तो ये बहुत मैटर कर रहा होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा बंदा मौजूद है, जो डिसीजन मेकिंग कर रहा है, उसके पर्सनल उसकी एज क्या है, उसकी एज डिसाइड करेगी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस किस्म का डिसीजन ले रही है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है जी इनकम। इनकम बहुत मैटर कर रही होती है। लो इनकम वाले, मिडिल इनकम वाले, ज़्यादा इनकम वाले जो होंगे, जितने भी लोग होंगे, ज़ाहिर है जो पर्सनली जिन लोगों के इनकम्स जो है उसके वो लो है या मिडिल है या ज़्यादा है, तो उनकी जो अपनी इनकम होती है, उनके जो डिसीजन मेकिंग होंगे वो उनकी अपनी इनकम की वजह से जो है वो इन्फ्लुएंस होंगे। ठीक हो गया। फिर नंबर फोर आ जाएगा, आखिर सॉरी नंबर सिक्स आ जाएगा, एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब यही होगा कि जो बंदा जिस टाइप की एजुकेशन जिसने हासिल की होगी, उसकी डिसीजन मेकिंग जो है वो बिल्कुल उसी उसी मुताबिक जो है वो लोग उस अपने डिसीजन मेकिंग करेंगे। कम एजुकेशन वालों के डिसीजंस और होंगे, ज़्यादा एजुकेशन वालों के और होंगे, बहुत ज़्यादा एजुकेशन वालों के और होंगे। जाहिर है मेंटल फ्रेमवर्क चेंज होता है, तो डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो भी लोगों की अलग अलग होती है। फिर आ जाता है एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जो रिस्क टेकिंग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं रिस्क टेकिंग होते हैं। जो रिस्क टेकिंग होते हैं वो नई नई चीज़ें जो हैं वो एडवेंचरस होते हैं। ठीक है, और वो नई नई चीज़ें जो होगी वो एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं, और सबसे बड़ी बात होती है वो ट्राई करते हैं। ठीक है, वो लोग जो ट्राई करते हैं, जो नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जो एडवेंचरस होते हैं और जो रिस्क टेकिंग होते हैं, ये भी आप लोगों ने देखना होगा कि वो इंडिविजुअल जो डिसीजन मेकिंग कर रहा है, क्या उसका एटीट्यूड है टुवर्ड्स रिस्क या उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क नहीं है। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा जो रिस्क टेकिंग बिल्कुल भी नहीं है, वो जब भी कोई नई चीज़ अप्लाई करने और अडॉप्ट करने लगा होगा, वो कभी भी नहीं सोचेगा कि मैं नई परचेज करूँ, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें लॉस हो जाए। ऑन दी अदर हैंड दूसरा बंदा जो होगा वो सोचेगा कि क्यों ना हम लोग कोई नई चीज़ ट्राई करें। क्यों? क्योंकि जब नई चीज़ ट्राई करेंगे तो हो सकता है हमें इसका फ़ायदा हो। तो ये जो चीज़ें होती है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी इंसान के अंदर बहुत कम होती है, और कुछ बहुत कम लोगों के अंदर ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। और इस वजह से हम लोगों ने देखना होगा कि जो डिसीजन मेकर है उसकी अपनी एटीट्यूड रिस्क की तरफ क्या है। फिर अगला हमारा यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो जाता है, अगला हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है जिसके अंदर हम लोग बाइंग प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, बिजनेस बाइंग प्रोसेस पढ़ेंगे। बिजनेस बाइंग प्रोसेस के अंदर 8 स्टेप्स हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम रिकग्निशन, नंबर 2 नीड डिस्क्रिप्शन, नंबर 3 प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, नंबर 4 सप्लायर सर्च, नंबर 5 प्रपोजल सोलिसिटेशन, सप्लायर सिलेक्शन, ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन, और आखिर में परफॉर्मेंस रिव्यू। ठीक है जी, ये वो चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे प्रॉब्लम्स नीड रिकग्निशन की तरफ। तो सबसे पहले नीड रिकग्निशन, ये प्रॉब्लम रिकग्निशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक हो गया। बिजनेस बाइंग के अंदर अब एग्जांपल अगर आप लोगों को एक लैपटॉप की दूं,
कि हमारे जो है मार्केटिंग के लोग, उन लोगों को एक लैपटॉप की ज़रूरत है, वो इसलिए कि उन्होंने अपने कंज्यूमर्स का डाटा मेंटेन करना होता है। ठीक हो गया। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो पीसी कंप्यूटर्स थे, लेकिन जिससे काम कंप्लीट अच्छा नहीं हो रहा और हमें लैपटॉप्स की ज़रूरत है।